एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स बेसिकली क्या है कि इसमें हम जो भी मेंडल के कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें मज़ीद एडिशन करेंगे, ठीक है, उसको एक्सटेंड करेंगे। बिकॉज एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि मेंडल के लॉज जो हैं वो ऑल जेनेटिक रूल्स पे अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है, तमाम जेनेटिक कॉन्सेप्ट पे अप्लाई नहीं होते हैं। जैसे जेनेटिक लिंकेज का कॉन्सेप्ट है उस पे ये मेंडल के लॉज अप्लाई नहीं होते हैं, और भी बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जिसमें मेंडल के लॉज अप्लाई नहीं होते। अब हम एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्या करेंगे कि मेंडल के ही ट्रांसमिशन इनहेरिटेंस के पैटर्न्स में मजीद जो हैं वो कुछ एडिशंस जो हैं वो इसको स्टडी करेंगे। जब मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया गया था तब ही जो है वो इसमें एक्सटेंशन भी ऐड की गई थी। अच्छा, अब बेसिकली मेंडल ने हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि उसने बताया था कि जैसे यूनिट फैक्टर्स पेयर फॉर्म में प्रेजेंट है, और इसके अलावा उसने जो सा है वो दो लॉज दिए थे, सेग्रीगेशन का लॉ दिया था, डोमिनेंस का लॉ दिया था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ दिया। ये बेसिकली मेंडल के कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसके बाद जो है वो जीन्स का कॉन्सेप्ट आया था कि यूनिट फैक्टर्स आर एक्चुअली जीन्स। देन एलील्स का कॉन्सेप्ट आया कि बेसिकली एलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन्स। And then each diploid organism have homologous pair of chromosomes, and genes are actually present on the chromosomes at a specific position, and that position is known as locus. अब मज़ीद इसमें क्या कॉन्सेप्ट आया कि ये जो मेंडल ने स्टडी किया था उसमें क्या था कि उसने सिंगल जो भी ट्रेड स्टडी किए, these are actually controlled by a single gene, but sometimes there are traits that are controlled by more than one gene। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रेट को कंट्रोल करने वाला सिंगल जीन हो। समटाइम्स टू और मोर जीन्स आर प्रेजेंट दैट आर फॉर्मिंग अ सिंगल फिनोटाइप और सिंगल ट्रेट। सो इनको आप कहते हैं कि दीज आर द पोली जीन्स। जबकि मेंडल ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसने मोनोजेनिक कॉन्सेप्ट दिया था, मोनोजीन्स का कॉन्सेप्ट दिया था कि सिंगल जीन इज देयर फॉर अ सिंगल ट्रेट, but there might be multiple genes for a single trait, and that is known as gene interaction, a situation in which a single phenotype is affected by more than one set of genes. So in this chapter we will study about the gene interaction, the relationship between multiple genes and how they are involved in forming formation of a single phenotype. Then next we study about the X linkage. X linkage is basically the genes that are present on the X chromosomes. These are known as X-linked genes, and that concept is known as X linkage. X linkage का concept study करेंगे, Y linkage का concept भी आएगा, the genes present on Y chromosome. Then further जो है इस chapter में basic जो हमने पढ़ना है वो हमने gene interactions को ही पढ़ना है। अच्छा, अब स्टार्ट करने से पहले एलील्स के बारे में एक कॉन्सेप्ट है। एलील्स बेसिकली क्या हैं कि एलील्स आल्टर फिनोटाइप्स इन डिफरेंट वेज। कि अगर जौन से हैं वो एलील्स जौन से हैं वो एक जीन के एक से ज़्यादा एलील्स हैं तो वो क्या करेंगे, वो फिनोटाइप को डिफरेंट वेज में जौन से हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। अब जौन सा है इसमें इसको कहते हैं नियो मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, ये जो एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स है इसको नियो मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कह सकते हैं, बिकॉज इसमें क्या है, दैट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। एलील में अगर हम देखते हैं तो एलील जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द वाइल्ड टाइप एलील, the allele that occurs most frequently in a population, the one that we arbitrarily designate as normal, is called the wild type allele। ठीक है, एक ऐसा एलील जो पॉपुलेशन में नॉर्मल है, प्रेवलेंट है, और जो सा है वो ज़्यादातर डोमिनेटिंग है, ठीक है, उसको कहते हैं कि ये वाइल्ड टाइप एलील है। जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि जैसे हम टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस करवाते हैं और हमारे पास F1 जनरेशन टॉल आती है, तो आप कह सकते हैं कि टॉल इज अ वाइल्ड टाइप एलील। ठीक है, सो दिस इज ऑफन बट नॉट ऑलवेज डोमिनेंट। ज़्यादातर डोमिनेंट है लेकिन हमेशा डोमिनेंट नहीं होता, समटाइम्स इट माइट बी रिसेसिव। तो वाइल्ड टाइप एलील आप कह सकते हैं कि नॉर्मल एलील जो पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है और मोस्ट फ्रिक्वेंट है पॉपुलेशन में, उसको बोलते हैं दैट इज अ वाइल्ड टाइप एलील। और एक पॉइंट नोट करें कि यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है,
इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही, बिकॉज अ सिंगल इंडिविजुअल कंटेन जस्ट 2 फॉर्म्स ऑफ द जीन, सिंगल जीन, ठीक है, उसके पास जस्ट 2 एलील हो सकते हैं एक जीन से बिलोंग करने वाले। सो हमने जब भी वाइल्ड टाइप एलील की बात करनी होती है तो हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं कि उनमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो कौन सा एलील प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे वाइल्ड टाइप एलील। Wild type allele are responsible for the corresponding wild type phenotype and are the standards against which all other mutations occurring at a particular locus are compared, ठीक है। वाइल्ड टाइप एलील जिस phenotype के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज अ वाइल्ड टाइप phenotype और वाइल्ड टाइप ट्रेट, एंड बेसिकली दैट इज अ स्टैंडर्ड, और इसके अगेंस्ट हम तमाम म्यूटेशंस को जो हम स्टडी करेंगे और कंपेयर करेंगे म्यूटेशंस को विद स्टैंडर्ड। म्यूटेंट एलील क्या होता है, वाइल्ड टाइप एलील के कंपैरिजन में हमारे पास एक म्यूटेंट एलील आता है। म्यूटेंट एलील एज द नेम इंडिकेट, जिसमें म्यूटेशंस आ चुकी हैं, चेंजेस आ चुकी हैं, दैट कंटेन्स मॉडिफाइड जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड ऑफन स्पेसिफाइज एन आल्टर्ड जीन प्रोडक्ट, ठीक है, ये चेंज्ड फॉर्म में जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन पॉपुलेशंस, there are many non-alleles of the gene encoding the beta chain of human hemoglobin. All such alleles store information necessary for the synthesis of the beta chain polypeptide, but each allele specifies a slightly different form of the same molecule. Once the allele's product has been manufactured, the product function may or may not be altered. अब ये जो बीटा चेन है, बीटा चेन हीमोग्लोबिन में आपको पता है 2 चेन्स होती हैं, एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन है। अब जो अल्फा चेन है इसको बनाने के लिए जो जीन होता है दैट इज नेम्ड एज HBA, ठीक है। HBA क्या है, कि ये अल्फा ग्लोबिन जौन सा है वो प्रोटीन बनाता है, और ये अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन क्या करती है कि ये जौन सी है फर्दर हीमोग्लोबिन की कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। HBA जीन जो है दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16, ठीक है, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट है। और HBA के फर्दर डिफरेंट वेरिएंट्स हो सकते हैं लाइक HBA1 एंड HBA2, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि ये जौन से HBA1 और HBA2 जो हैं ये जौन से ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन बिटवीन देम, ठीक है। स्लाइट डिफरेंस की वजह से ये थोड़ा सा जौन सा है वो अल्फा यूनिट को चेंज कर देते हैं, या अल्फा चेन का जौन सा है वो डिफरेंट चेन बनाते हैं। लेकिन बोथ ऑफ दीज जीन्स HBA1 एंड HBA2 आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। सिमिलरली अब इसमें क्या है कि अगर HBA1 जो है वो अल्फा चेन बनाएगा, या HBA2 जो है वो कलेक्टिवली अल्फा चेन बनाएगा, और अगर इनमें मजीद म्यूटेशंस आ जाती हैं तो वो अल्फा चेन को भी चेंज कर देंगे, उसमें कोई सिंगल अमीनो एसिड भी चेंज हो जाएगा, तो पूरी की पूरी प्रोटीन जो है वो चेंज हो सकती है। सिमिलरली बीटा चेन जो है, बीटा चेन को बनाने के लिए इनमें जो प्रोटीन जीन प्रेजेंट है दैट इज नेम्ड एज HBB जीन, ठीक है, दैट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन प्रोटीन्स। और HBB जीन जो है दैट इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर 11। सो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे ये जो हैं जीन्स प्रेजेंट हैं, और ये क्या कर रहे हैं कि ये अल्फा एंड बीटा चेन्स बना रहे हैं, और अल्फा एंड बीटा चेन्स कलेक्टिवली एक सिंगल मॉलिक्यूल के बनाने में हेल्प कर रही हैं, एंड दैट मॉलिक्यूल इज हीमोग्लोबिन। अब अगर जो सा है वो HBB जीन जो है इसको देखेंगे तो इसके बहुत से एलील्स हैं, ठीक है, उनमें से एक वाइल्ड टाइप एलील होगा, बाकी जो है वो म्यूटेंट एलील्स हैं जिनमें चेंजेस आ गई हैं। अब वो क्या करेंगे कि वो जब भी बीटा चेन बनाएंगे तो उसमें कोई ना कोई अमीनो एसिड जो है उसको चेंज कर देंगे बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, और जब अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा तो वो प्रोटीन्स को भी चेंज कर देंगे। और ड्यू टू द change in the amino acid sequence of the beta chains, और ड्यू टू द change in the amino acid sequence of hemoglobin, डिफरेंट डिजीजेज जो हैं वो कॉज होती हैं ह्यूमंस में, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है या फिर थैलासीमिया है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया जो है वो हीमोग्लोबिन के में डिफेक्ट की वजह से होती है। और हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट क्यों आता है, जब ये जो जीन्स हैं जो या इनके जो एलील्स हैं वो म्यूटेंट हो जाते हैं और वो प्रोटीन्स को चेंज कर देते हैं, तो तब जो है वो आपके हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट आता है, और सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया में जो है वो डिजीज जो है वो कॉज हो सकती है।
सो यहाँ पे क्या है कि ईच एलील स्पेसिफाइज अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल तो सेम होगा, बीटा चेन बनेगी हीमोग्लोबिन की, लेकिन हर एलील क्या करेगा, डिफरेंट फॉर्म में उस चेन को बनाएगा। द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन इज अ सोर्स ऑफ एलील्स। ठीक है, जैसे जैसे म्यूटेशन रेट इनहेंस होता है वैसे वैसे एलील्स आपके पास न्यू आते रहते हैं। लाइक म्यूटेंट एलील अगर आपके पास आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा सेम म्यूटेंट एलील बनेगा, डिफरेंट म्यूटेंट एलील्स भी बन सकते हैं, म्यूटेशन डिफरेंट भी हो सकती है, किसी भी न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ सकता है वे, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास न्यू एलील्स आएंगे। सो दैट्स वाई म्यूटेशन जो है दैट इज़ अ सोर्स ऑफ एलील। For a new allele to be recognized by observation of an organism, the allele must cause a change in the phenotype। कि अगर आपने एक न्यू एलील को आइडेंटिफाई करना है कि वो पॉपुलेशन में या ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, तो उसको फिनोटाइप को इफेक्ट करना चाहिए। अगर आप, बिकॉज आपने फिनोटिपिकली ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करना होता है, अगर आपको कोई फिनोटाइप में चेंज नज़र आता है या डिफेक्ट नज़र आता है, देन आप जो है उसकी जीनोटाइप देखते हैं। लेकिन अगर आपको फिनोटाइप नॉर्मल नज़र आएगी, तो बेशक आपकी बॉडी के अंदर या आपके एलील में कोई चेंज आया भी हो, तो जब तक आपकी फिनोटाइप में चेंज नहीं आएगा तब तक आप उस न्यू एलील को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। सो अ न्यू फिनोटाइप रिजल्ट्स फ्रॉम अ चेंज इन फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेलुलर प्रोडक्ट स्पेसिफाइड बाय दैट जीन। कि अगर एक न्यू फिनोटाइप है तो वो किस वजह से आती है, जब वो जीन या वो जो एलील है वो फंक्शनल एक्टिविटी जो है उसको चेंज करता है। ठीक है, जिस सेल में भी वो जीन प्रेजेंट है, क्रोमोसोम पे वो जीन प्रेजेंट है, उसकी फंक्शनल एक्टिविटी को वो चेंज कर देगा जो कि फिनोटाइप को इफेक्ट करेगी, और आपके पास एक न्यू फिनोटाइप जो है वो आ जाएगी। ऑफन द म्यूटेशन कॉजेज द डिमिनिशन और लॉस ऑफ द स्पेसिफिक वाइल्ड टाइप फंक्शन। ठीक है, म्यूटेशन की वजह से ऑब्वियसली जो है वो नॉर्मल फंक्शन जो है वो नहीं होगा, बल्कि अब म्यूटेंट फंक्शन जो है वो उस फिनोटाइप को कॉज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक एंजाइम, a mutation in that gene may ultimately change the conformation of this enzyme and reduce or eliminate its affinity for the substrate. This is known as loss of function mutation। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हमने पहले भी जो सा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बेसिकली इसमें फंक्शन लॉस्ट हो जाता है। एक ऐसी म्यूटेशन है जिसकी वजह से फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं हो रहा, फंक्शन लॉस्ट हो रहा है। अब उसकी एग्जांपल उन्होंने बताई कि एक जीन अगर एक एंजाइम की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व था, अब उसमें म्यूटेशन आई जिसकी वजह से उसने क्या किया कि एंजाइम की कन्फर्मेशन, एंजाइम की शेप को चेंज कर दिया है, ड्यू टू विच एंजाइम इज अनएबल टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो इसको आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो चुका है। अब वो एंजाइम जो है जब तक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगा ऑब्वियसली वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। The loss is complete. Mutation is resulted in what is called a null allele. Conversely, other mutations may enhance the function of the wild type product। ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन के बाद एक और म्यूटेशन हो सकती है जिसको आप गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है कि ऐसी म्यूटेशंस आती हैं जो वाइल्ड टाइप प्रोडक्ट के फंक्शन को इन्हेंस कर देती हैं, जो ओवर प्रोडक्ट बना रही हैं एक्सेसिव अमाउंट में, नॉर्मल प्रोडक्ट ही है लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में बन रहा है। So most often when this occurs, it is the result of increasing the quantity of the gene product. For example, mutation may be affecting the regulation of transcription of the gene under consideration. Such mutation designate gain of function mutation। कि म्यूटेशन की वजह से फंक्शन गेन हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज्ड जीन प्रोडक्ट आ रहा है, एक्सेसिव जीन प्रोडक्ट आ रहा है, और नॉर्मल प्रोडक्ट है, वाइल्ड टाइप प्रोडक्ट है लेकिन ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन ये ऑब्वियसली ये भी डेंजरस है। ठीक है, भी ये भी नेगेटिव वे में जो है वो बॉडी को अफेक्ट करेगा। कैसे, फॉर एग्जांपल कि आपकी बॉडी में जो से हैं जैसे प्रोटोऑन्कोजीन्स होते हैं। प्रोटोऑन्कोजीन्स क्या है कि ये जो से नॉर्मल जीन्स हैं, कैंसर से जो है वो प्रिवेंट करते हैं। लेकिन अगर प्रोटोऑन्कोजीन्स में म्यूटेशन आती है एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू द ऑन्कोजीन्स, फंक्शन रिमेन्स द सेम कि ऑन्कोजीन्स भी क्या करते हैं, ये भी सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहे हैं और प्रोटोऑन्कोजीन्स भी सेल डिवीजन को जो है वो रेगुलेट कर रहे थे। लेकिन ऑन्कोजीन्स क्या करेंगे कि ये जो है वो सेल साइकिल को जो है जब रेगुलेट करते हैं, तो ये
that regulation is overridden by excess gene product. ज़्यादा सेल साइकिल को जो सा वो इंक्रीज कर देते हैं या उसको जो सा स्पीड अप कर देते हैं। अब जब ये जो सा है वो माइटोसिस के प्रोसेस को स्पीड अप कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि सेल्स की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है एंड दैट इज कॉजिंग द कैंसर। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होगा, अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि वो कैंसर कॉज करेगा। सो इसमें क्या है कि such mutation designated gain of function mutation generally result in dominant alleles since one copy of the mutation in a diploid organism is sufficient to alter the normal phenotype। कि gain of function mutation ज़्यादातर dominant alleles की वजह से होती है, या ये म्यूटेशन जो है ये डोमिनेंट एलील्स में आती है तो उसकी वजह से गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आता है। Since one copy of the mutation diploid organism is sufficient to alter the normal phenotype, gain of function mutation include the genetic conversion of proto-oncogenes which regulate the cell cycle to oncogenes, where regulation is overridden by excess gene product. The result is the creation of a cancerous cell। ठीक है, कैंसरस सेल बन जाते हैं, मीन्स के एक्सेसिव अमाउंट में प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट्स वाई इसको आप गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन बोलते हैं। देन अनदर टाइप ऑफ म्यूटेशन जिसको आप न्यूट्रल म्यूटेशन या साइलेंट म्यूटेशन बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है कि there is a mutation will create an allele that produces no detectable change in function। ये म्यूटेशन आई है, ठीक है, एलील में, लेकिन कोई भी फंक्शन में चेंज नहीं आया, फिनोटाइप में कोई भी चेंज नहीं आया है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज अ साइलेंट म्यूटेशन, यहाँ पे न्यूट्रल म्यूटेशन। In this case, mutation would not be immediately apparent since no phenotypic variation would be evident. So phenotypically in mutations को आप स्टडी नहीं कर सकते हैं, बट आप जेनेटिकली इनको स्टडी कर सकते हैं बाय डीएनए एनालिसिस। ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग करवाएं, डीएनए एनालिसिस करवाएं, देन आप इन म्यूटेशंस को जो है वो स्टडी करते हैं। सो दीज आर रेफर्ड एज न्यूट्रल म्यूटेशंस since the gene product presents no change to either the phenotype or to the evolutionary fitness of the organism। So neutral mutations या फिर silent mutations दोनों इनके नाम हो सकते हैं। इसके बाद finally we note that while a phenotypic trait may be affected by a single mutation in one gene, traits are often influenced by many gene products। ठीक है, कि अभी तक तो हमने ये देखा है कि एक जीन में जौन सा है वो उसके एक एलील में म्यूटेशन आने की वजह से जौन सा है वो फिनोटाइप चेंज हो जाती है, बट जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जीन इंट्रैक्शंस हैं और मल्टीपल जीन जो हैं वो भी ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। सो मल्टीपल ट्रेड्स अगर सिंगल जो सा है वो सॉरी मल्टीपल जीन्स अगर सिंगल फिनोटाइप या सिंगल ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, सो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इन जीन में से किसी एक में भी म्यूटेशन आ गई तो वो क्या करेंगे, वो डिफरेंट फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। For example, enzymatic reactions are most often part of a complex metabolic pathways leading to the synthesis of an end product such as amino acid। मेटाबॉलिज्म में जैसे ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल आपका होता है, क्रेब्स साइकिल है, इसके बाद जौन सा है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है, या जौन से कोई भी पेप्टाइड जौन से पॉलीपेप्टाइड पाथवेज हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन होनी है, उसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, दीज आर एक्चुअली मल्टी स्टेप प्रोसेसेस। ठीक है, मल्टी स्टेप प्रोसेसेस का मतलब है कि ये जौन से हैं ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें बहुत से जौन से हैं वो पाथवेज होते हैं और उन पाथवेज से गुजर के स्टेप बाय स्टेप उससे गुजर के जौन से फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है। जैसे कि अमीनो एसिड आपको मिलना है तो वो जौन सा है वो डिफरेंट प्रोसेसेस या पाथवे से गुजर के आपको मिलना है। अब हर स्टेप पे जौन सा वो एंजाइम प्रेजेंट होता है जो एक केमिकल को दूसरे केमिकल में कन्वर्ट कर रहा है, या एक जौन सा आपका प्रोडक्ट है उसको दूसरे में जौन सा कन्वर्ट कर रहा होता है। अब एंजाइम जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं और एंजाइम की फॉर्मेशन में जीन्स इन्वॉल्व हैं। अब हर स्टेप पे डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंट है, इट मीन्स के डिफरेंट जीन्स हैं जो कि इन एंजाइम्स को बना रहे हैं। अगर किसी भी जीन में चेंज आएगा तो वो क्या करेगा, वो एंजाइम को चेंज कर देगा, जिसकी वजह से आपके पास एंड प्रोडक्ट जो है वो भी चेंज फॉर्म में आएगा। So mutation in any of a pathways reaction can have a common effect, the failure to synthesize the end product। Therefore, a phenotypic trait related to the end product are often influenced by more than one gene।
सच इज द केस इन ड्रोसोफिला आई कलर म्यूटेशन। ठीक है, आई कलर म्यूटेशन जो ड्रोसोफिला में होती हैं, बेसिकली आई कलर इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स इन ड्रोसोफिला। सो मल्टीपल जीन्स हैं, अगर अगर सपोज करती हैं, सपोज कर रही हूँ जस्ट मैं कि 4 जीन्स हैं। ठीक है, 4 जीन्स में से नंबर 1 जीन में अगर म्यूटेशन आएगी तो वो डिफरेंट आई कलर कॉज करेगा। नंबर 2 में म्यूटेशन आएगी, उसकी वजह से आई कलर चेंज हो जाएगा। 3 में म्यूटेशन आई कलर चेंज हो गया। 4 में म्यूटेशन आई कलर चेंज हो गया। इसका मतलब है कि म्यूटेशन इन एनी ऑफ द जीन causes different eye color. Eye color results from the synthesis and deposition of a brown and bright red pigment in the facets of the compound eye. ठीक है, कि आई कलर की फॉर्मेशन कैसे हो रही है कि जौन सा है वो कंपाउंड आई, ऑब्वियसली ये फ्लाइज एंड फ्लाइज की कंपाउंड आई प्रेजेंट होती हैं, उनमें फैसेट्स क्या हैं, यूनिट ऑफ द कंपाउंड आई, जो लेंसेज प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड आई के अंदर, उसको फैसेट्स बोलते हैं। अब फैसेट्स के अंदर 2 तरह के पिगमेंट्स हैं, एक ब्राउन पिगमेंट है, एक ब्राइट रेड पिगमेंट है। इन दोनों की डेपोजिशन की वजह से जो आई कलर है वो जो है वो ड्रोसोफिला का आई कलर आता है। दिस कॉजेज अ वाइल्ड टाइप आई कलर टू अपीयर ब्रिक रेड। अब ब्राउन और ब्राइट रेड जब मिल जाते हैं तो इसकी वजह से नॉर्मल आई कलर जो बनता है दैट इज अ ब्रिक रेड। ठीक है, ब्रिक रेड आई कलर होता है। बट देर आर अ सीरीज ऑफ रिसेसिव लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस that interrupts the multi-step pathway leading to the synthesis of the brown pigment. रिसेसिव लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस हैं, मीन्स के रिसेसिव एलील की वजह से जो है वो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्राउन पिगमेंट की सिंथेसिस जो है वो नहीं हो रही है। ठीक है, इंटरप्शन आ रही है। When these mutations represent genes located on different chromosomes, they all result in the same phenotype. कि अब ये मल्टीपल जीन्स हैं एंड दीज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स बट दे आर कंट्रोलिंग द सेम phenotype. A bright red eye whose color is due to the absence of the brown pigment. ठीक है, अब क्या होगा कि अगर ब्राउन पिगमेंट नहीं बनेगा तो आई कलर जो है वो ब्राइट रेड आई कलर आएगा, और ये क्यों है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द ब्राउन पिगमेंट। इसके अलावा एग्जांपल्स म्यूटेशंस की क्या है, वर्मिलियन आई कलर आ जाता है, सिनाबर आई कलर है, स्कारलेट आई कलर है, विच आर इनडिस्टिंग्विशेबल फिनोटिपिकली। अब इन तमाम में क्या होता है कि आई कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ब्राइट रेड कुछ में आएगा, कुछ में और कलर आ जाएगा। सो हर कलर जो सा है वो क्या है कि वो चेंज फॉर्म में क्यों आता है, बिकॉज मल्टीपल जीन्स आर देयर एंड म्यूटेशन इन एनी ऑफ द जीन कॉजेज द चेंज इन द आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। सो नेक्स्ट इसमें जो है वो क्या है कि जेनेटिसिस्ट यूज अ वैरायटी ऑफ सिंबल ऑफ एफ और एलील्स। ठीक है, अभी तक हमने म्यूटेशंस की टाइप्स पढ़नी है, एलील्स की टाइप्स पढ़नी है कि कुछ वाइल्ड टाइप एलील हैं, कुछ म्यूटेंट एलील्स हैं। देन हमने देखा कि म्यूटेशन जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, देन गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस हैं, न्यूट्रल म्यूटेशंस या फिर साइलेंट म्यूटेशंस भी हैं, और म्यूटेशंस इन मल्टीपल जीन्स वाला भी हमने देखा है कि मल्टीपल जीन्स हैं और म्यूटेशंस अगर इनमें से भी किसी भी जीन में म्यूटेशन आएगी तो दैट इज ऑल्टरिंग द जीन प्रोडक्ट और फाइनली द फिनोटाइप। देन एलील्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट सिंबल जो हैं वो जेनेटिसिस्ट ने यूज़ किए थे। लाइक मेंडल ने क्या यूज़ किया था कि मेंडल ने जब अपने रिजल्ट्स दिए तो उसने अपने जो रिसेसिव ट्रेड्स थे उसका इनिशियल लेटर यूज किया था एंड उसको लोअर केस किया एंड इटैलिसाइज्ड किया, और it denotes the recessive allele and the same letter in upper case refers to the dominant allele। जैसे मेंडल ने टाल एंड ड्वार्फ के लिए जौन सा है वो ड्वार्फ के लिए स्मॉल डी और टॉल के लिए कैपिटल डी को यूज किया था और उसको इटैलिसाइज किया था। तो ये जौन सा है उसने अपने ट्रेड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एलील्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स यूज किए। Another useful system was developed in genetic studies of the fruit fly Drosophila melanogaster to discriminate between wild type and mutant traits। ठीक है, लेटर ऑन जब जौन सा वो स्टडी की गई, मेंडल की पैटर्न्स को भी एग्जामिन किया गया और जेनेटिक्स में मज़ीद जब स्टडी की गई और ड्रोसोफिला पे स्पेशली जब स्टडी हुई थी, देन एलील्स की टाइप्स आई, वाइल्ड टाइप एलील आया, म्यूटेंट एलील्स आए, तो देन जो है वो न्यू सिस्टम रिप्रेजेंट किया गया फॉर द एलील्स रिप्रेजेंटेशन। वो क्या था कि उसमें इनिशियल लेटर और कम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 लेटर्स
फ्रॉम द नेम ऑफ द म्यूटेंट ट्रेट। ठीक है, कि जो म्यूटेंट ट्रेट होता था उसके जो है वो पहला लेटर या फिर पहले 2 या 3 लेटर्स जो हैं वो लिए जाते थे और उससे जो है एलील को रिप्रेजेंट किया जाता था। इफ द ट्रेट इज रिसेसिव, लोअर केस इज यूज्ड, इफ इट इज डोमिनेंट, अपर केस इज यूज्ड। This contrasting wild type trait is denoted by the same letter but with the superscript plus। ठीक है, इसमें अब क्या किया जाता था कि रिसेसिव ट्रेड्स को जो है लोअर केस लेटर में और जो डोमिनेंट ट्रेड्स है उनके लिए अपर केस लेटर यूज किए जाते थे, लेकिन वाइल्ड टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी लेटर यूज किया जाता था उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में प्लस का सिंबल लगाया जाता था। अब वो प्लस क्या इंडिकेट कर रहा होता था कि दैट इज अ वाइल्ड टाइप एलील। सो फॉर एग्जांपल इबोनी इज अ रिसेसिव बॉडी कलर म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला, normal wild type body color is gray, so we denote ebony by the symbol E, while gray is denoted by E plus। अब E के ऊपर जो प्लस है वो क्या इंडिकेट करता है कि दैट इज अ नॉर्मल एलील। The responsible locus may be occupied by either wild-type allele or the mutant allele. A diploid fly may exhibit one of the three possible genotypes. Like अब फ्लाई में 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं कि या तो वो E प्लस बाई E प्लस होगी। स्लैश क्या इंडिकेट कर रही है कि दैट इज अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म एंड डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कंटेन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स and each pair of chromosome contain 2 copies of the single gene। so E plus and E plus भी combination present हो सकता है, that is a gray homozygote। वाइल्ड टाइप फिनोटाइप क्या होगी, ग्रे होगी। E प्लस बाई E हेट्रोजाइगोट है, ग्रे हेट्रोजाइगोट है बिकॉज फिनोटाइप इज ग्रे। देन E बाई E थर्ड कॉम्बिनेशन बन सकता है, दैट इज इबोनी होमोजाइगोट एंड फिनोटाइप इज इबोनी। सो इस तरह आप प्लस का सिंबल यूज कर सकते हैं और प्लस क्या इंडिकेट करेगा कि दैट इज अ डोमिनेंट और दैट इज अ नॉर्मल फिनोटाइप। इसके अलावा समटाइम्स क्या किया जाता है, सिंपली जो है वो प्लस का सिंबल यूज कर लिया जाता है। लाइक आप ई ना लिखें नॉर्मल के लिए, आप प्लस बाय प्लस लिखेंगे तो दैट इज आल्सो इंडिकेटिंग ग्रे होमोजाइगोट। देन प्लस बाय ई लिखेंगे ग्रे हेट्रोजाइगोट एंड ई बाय ई दैट इज इबोनी होमोजाइगोट। इसके अलावा जो से 2 लेटर्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि ये एक म्यूटेंट एलील दैट इज डोमिनेंट टू द नॉर्मल वाइल्ड टाइप एलील such as wrinkled wing in Drosophila। The 3 possible genotypes are WR by WR means कि अगर आपके पास जो सी म्यूटेंट एलील है वो डोमिनेंट होती है, ठीक है, और वाइल्ड टाइप एलील रिसेसिव है, तो आप क्या करेंगे, बिकॉज जो म्यूटेंट एलील है वो डोमिनेंट है तो आप उसके लिए कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं। रिंकल्ड विंग्स जो ड्रोसोफिला में है ये डोमिनेंट होते हैं लेकिन ये म्यूटेशन की वजह से आते हैं, तो आप क्या लिख रहे हैं, कैपिटल W स्मॉल आर बाय कैपिटल W स्मॉल आर। तो मीन्स कि ये क्या है, रिंकल्ड होमोजाइगोट्स हैं। देन WR by WR प्लस ये क्या है, ये wrinkled heterozygotes हैं। Although plus is there but because wrinkled is dominant over normal allele, that's why wrinkled अपना expression देगा। एंड फाइनल आएगा WR प्लस तो ये क्या आएंगे, दैट इज अ नॉर्मल विंग्स इन ड्रोसोफिला। तो आप 2 लेटर्स भी यूज कर सकते हैं समटाइम्स एलील्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। देन समटाइम्स आपके पास कुछ ऐसे जेनेटिक्स में केसेस आते हैं जहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होता। लाइक कुछ एलील्स अगर सिंगल जीन के 2 एलील्स हैं, सो समटाइम्स दीज एलील्स आर को डोमिनेंट टू ईच अदर। ठीक है, दोनों ही अपना एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं हेट्रोजाइगस केस में, और या फिर दोनों में इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है, मीन्स के दोनों जो से हैं वो एक दूसरे को सप्रेस नहीं कर पाते हैं कम्प्लीटली। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप अब अपर केस और लोअर केस लेटर यूज नहीं करेंगे बल्कि आप सेम लेटर यूज करेंगे और उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हैं। लाइक कैपिटल R1 एंड कैपिटल R2, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो हैं दोनों एलील सेम जीन से बिलोंग करते हैं बट इनमें से कोई भी एक दूसरे के डोमिनेंट नहीं है या कोई भी एक दूसरे से रिसेसिव नहीं है। सिमिलरली LN एंड LN जो LMN ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें आप देखते हैं कि M और N एंटीजन जो हैं अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो ये एक दूसरे के को डोमिनेंट है। सो इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि L के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट M एंड L के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट N है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दीज आर एक्चुअली को डोमिनेंट टू ईच अदर। सिमिलरली IA एंड IB, AB और ब्लड ग्रुप सिस्टम में A और B एलील्स जो हैं
अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कोडोमिनेंट टू ईच अदर, बोथ गिव्स देयर एक्सप्रेशन। ठीक है, दोनों अपना इक्वली एक्सप्रेशन शो करते हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप अपर केस लोअर केस लेटर यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या यूज करेंगे, आई इज बेसिकली अ जीन एंड दैट जीन कंटेनिंग ए एलील एंड दैट जीन कंटेनिंग बी एलील। ठीक है, तो कैपिटल ए कैपिटल बी इनके सुपरस्क्रिप्ट में आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा समटाइम्स जो से हैं वो 3 लेटर्स यूज किए जाते हैं टू रिप्रेजेंट द जीन, लाइक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जीन इज प्रेजेंट इन yeast and that is represented as CDK। ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जीन है दैट इज रेगुलेटिंग द सेल साइकिल मैकेनिज्म, सेल साइकिल को रेगुलेट कर रहा होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं 3 लेटर से, CDK से। इसके अलावा बैक्टीरिया में एक म्यूटेशन है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज LEU माइनस, रेफर्स टू अ म्यूटेशन दैट इंटरप्ट्स द बायोसिंथेसिस ऑफ द अमीनो एसिड ल्यूसीन। ठीक है, कि इस म्यूटेशन की वजह से ल्यूसीन की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो आप यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे ऊपर माइनस का सिंबल लगाया गया है, और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये म्यूटेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा है वो कोई प्रोडक्ट जो है वो नहीं बन रहा है। एंड द वाइल्ड टाइप जीन प्रोडक्ट इज डेजिग्नेटेड एज LEU प्लस। The symbol DNA capital A represent the bacterial gene involved in DNA replication, and in humans italicized capital letter used to name genes. BRCA1 represent one of the gene associated with susceptibility to breast cancer। सो आप देख सकते हैं कि एलील को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट जो से हैं वो सिस्टम्स जो से हैं वो दिए गए थे। 4 लेटर्स भी यूज़ किए गए हैं, 3 लेटर्स भी यूज़ किए गए हैं एलील्स के लिए, 2 लेटर्स भी हैं, 1 लेटर भी है। देन नॉर्मल को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस का सिंबल है। देन म्यूटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए समटाइम्स माइनस का सिंबल भी आप यूज़ करते हैं। एलील का जो भी सिंबल है लेटर्स यूज़ किए हैं उसके ऊपर माइनस लगा देते हैं। तो ये डिफरेंट जो से हैं वो एलील्स के सिंबल्स के सिस्टम्स थे। तो क्लास यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो